हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 9 जून के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको कवर करते रहिएगा। इनमें आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी सुधार हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। और साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एक लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री क्विज चैनल भी है जिसमें आपको क्विजेज आती हैं डेली, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको इसी चैनल के लिंक के अंदर मिल जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली क्विजेज मिलते रहें, एमसीक्यूज क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहें। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 जून के करंट अफेयर्स गाइस। सबसे पहले न्यूज़ आती है अर्बन हीट आइलैंड पे। देखिए, अर्बन हीट आइलैंड एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अब GS1 की न्यूज़ है अर्बन हीट आइलैंड, तो इसमें ये कहना चाह रहा है राइटर या ऑथर कि जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, जिसकी वजह से कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है और सड़कें बन रही हैं, उस वजह से वो जो क्षेत्र है, जो वो शहर के अंदर का क्षेत्र होता है, वो कुछ गर्म हो जाता है। आप भी अक्सर, अगर जो लोग शहरों में रहने वाले हैं, आप लोग में से आप लोगों को भी ये एहसास होता होगा कि जब हम शहर के अंदर होते हैं, या जो भी लोग देहरादून के अंदर रहते हैं या कहीं जितने भी सिटीज़ हैं उत्तराखंड के, तो जो भी सिटी के अंदर पर्सन रहता है उसको सिटी गर्म महसूस होता है। लेकिन जब वो शहर से बाहर जाता है थोड़ा सा, उसको मौसम या उसको जो वहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडक महसूस होने लगती है। तो जो ये डिफरेंस है कि शहर के अंदर, आपको शहर के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको गर्म लगने लगता है सड़क पे, और जब आप शहर से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा गाँव की साइड में जाते हैं, आपको ठंडक महसूस होती है। तो यही अर्बन हीट आइलैंड है कि जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको जो गर्मी महसूस हो रही है। तो अर्बन हीट आइलैंड या यूएचआई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, यानी शहरी क्षेत्र है, दैट इज़ लॉट वार्मर दैन द रूरल एरिया सराउंडिंग्स। तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे ज़्यादा गर्म मिलेगा। हीट इज़ क्रिएटेड बाय एनर्जी। अब वहाँ पे गर्मी जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि लोगों के द्वारा, कार्स के द्वारा, बसेस, ट्रेन्स, जितने भी बड़े शहरों में जो भी चीज़ें चलती हैं, उन सब की वजह से वहाँ पे गर्मी पैदा हो रही है। देर आर मैनी रीजन्स फॉर अर्बन हीट आइलैंड्स व्हेन हाउसेज। अब देखिए, रीजंस तो कई सारे हो सकते हैं, जब चाहे घर हों, चाहे दुकानें हों, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हों, आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टुगेदर, इट कैन क्रिएट अ यूएचआई। तो यानी कि जब वो बहुत पास पास ही घर, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें चलती हैं या बनती हैं, तो वहाँ पे एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। क्योंकि जो बिल्डिंग मटीरियल है आर यूजुअली वेरी गुड एट इंसुलेटिंग और होल्डिंग इन हीट। और जो बिल्डिंग मटीरियल होते हैं, जिस चीज़ से हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, कंक्रीट हो, ब्रिक्स हो, ईंटें हों, मतलब, तो वो सब चीज़ें जो हैं, जो सन की हीट होती है उसको बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। यानी अगर एक बार हीट पकड़ ली, तो अगर आप देखेंगे आजकल जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे जो आपकी घरों की दीवारें होंगी, कमरे की जो दीवार होगी, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। चाहे आप रात में भी टच करके देखेंगे, उसको छू के देखेंगे, तो उसमें भी आपको उसमें गर्माहट महसूस होगी। वो इस वजह से क्योंकि जो दिन में सूरज की रोशनी पड़ी थी उसने उसकी गर्मी को शाम तक भी, रात तक भी उसको कैप्चर करके रखा है। तो दिस इंसुलेशन मेक्स द एरियाज अराउंड बिल्डिंग्स वार्मर। तो इस वजह से बिल्डिंग के चारों तरफ का एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेस्ट हीट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ अर्बन हीट आइलैंड। पीपल एंड देयर टूल्स सच एज, जैसे कि कार, फैक्ट्री आर ऑलवेज बर्निंग ऑफ एनर्जी। अब देखिए, सिंपल चीज़ है कि जो वेस्ट हीट निकल रही है, मान लेते हैं कार चल रही है या फिर आपकी जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो उन सब से भी एनर्जी निकलती है, वेदर दे आर जॉगिंग, ड्राइविंग और जस्ट लिविंग देयर डे टू डे लाइफ। अब मान लेते हैं इंसान भी, अगर चाहे वो सिंपल वॉक कर रहे हों, जॉगिंग कर रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, उन सबसे एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी पीपल बर्न ऑफ यूजुअली एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड इफ देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन वन एरिया, दैट इज़ अ लॉट ऑफ हीट। अब देखिए, जितने भी एरिया, जितने भी लोग हैं, सब जो भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसके वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जरूर जनरेट होती है। अगर कहीं पे बहुत सारे लोग होंगे, कहीं पे जनसंख्या बहुत सारी होगी, तो आप मान सकते हैं अगर थोड़े थोड़ा पर्सन, एक एक पर्सन से भी थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, तो इतने सारे पर्सन से कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और इसी वजह से अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। इसके ऊपर सवाल भी लिखने के ला सकता है मीन्स में, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं GS2 की न्यूज़। अगर देखें तो तमिलनाडु ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में।
तो तमिलनाडु टॉप्ड 20 लार्ज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। तो जो 20 बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें से बड़े राज्यों में से तमिलनाडु का नंबर सबसे ऊपर आया है अकॉर्डिंग टू द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो चौथी जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आई है उसके हिसाब से तमिलनाडु पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, यानी कि जो पहले 3 हैं वो हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। और ध्यान रखिए उत्तराखंड का नंबर कौन सा है, उत्तराखंड का 7वां नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल स्टेट्स में अगर देखें तो स्मॉल स्टेट्स में गोवा सबसे नंबर 1 पे आया है, यानी कि जो बड़े स्टेट में देखें तो बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु सबसे ऊपर है और छोटे स्टेट्स में गोवा सबसे ऊपर है, उसके पीछे मणिपुर आता है, उसके पीछे सिक्किम आता है। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक्स। तो यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी इंडेक्स पे फर्स्ट नंबर पे है, फिर दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। जो सेफ्टी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। अब ये स्टेट्स की परफॉर्मेंस किस किस बेसिस पे निकालता है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं 5, उन पे निकालता है। और ये जो रेटिंग है ये FSSAI के द्वारा दी जाती है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा ये रेटिंग्स दी जाती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट लॉ के ऊपर अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ न्यू नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि स्टेट ऑफ एनसीटी, ये एक केस था जिसमें ये कहा है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज़ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है गाइज? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है यानी कि वो एक अपराध है जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके ऊपर केस स्टार्ट करने की या आपको अरेस्ट करने की। अगर कोई आपका ऑफेंस जो आपने अपराध किया है किसी पर्सन ने, अगर वो कॉग्नाइजेबल होगा तो पुलिस बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है और आपको जेल में रख सकती है, यानी कि जेल इन द सेंस कौन सी जेल, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वाली नहीं, लॉकअप में रख सकती है, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर रख सकती है। तो ये होता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो कॉपीराइट लॉ को, अगर कॉपीराइट का कोई लॉ जो हनन करता है अगर कोई कॉपीराइट लॉ का, तो उस टाइम पे उसको परमिशन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस को कि आप उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट द पुलिस कैन बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशंस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट। सिर्फ कंप्लेंट मिलते ही वो जांच शुरू कर देंगे। इफ़ द कोर्ट हैड हेल्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अगर मान लेते हैं कोर्ट ने अगर इसको कॉग्नाइजेबल की जगह नॉन कॉग्नाइजेबल कहा होता, द पुलिस शुड हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैड टेकन कॉग्नाइजेंस। अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं ये नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो अब फिर अगर किसी के पास पुलिस के पास कंप्लेन आती तो पुलिस अपने आप से एक्शन नहीं ले सकती थी, वो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बात करते। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जज की अगर मैं बात करूँ तो जज अगर जब हाँ कह देंगे तब जाके वो केस स्टार्ट कर सकते थे। एंड डायरेक्टेड द पुलिस टू इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, तब जाके पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती अगर ये जो केस है ये कैसा होता, नॉन कॉग्नाइजेबल होता। न्यू रूल्स अलाउज एक्स ऑफिसर्स टू होल्ड CDS पोस्ट। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब से जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हुई थी, उनका एक जो दुर्घटना हो गया था उनका चॉपर जिसमें वो जा रहे थे वेलिंगटन, तमिलनाडु में जा रहे थे, तो जिस टाइम पे वो ट्रैवल कर रहे थे जब उनका प्लेन क्रैश हो गया या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके बाद से लेके अब तक CDS की पोस्ट खाली है। तो जैसे CDS की पोस्ट खाली है तो उस पर किस पर्सन को अपॉइंट किया जाए उसके ऊपर सरकार जो है मंथन कर रही है। तो कुछ रूल्स को अलाउ किया जा रहा है जिसमें कि जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो CDS की पोस्ट अटेन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड सर्विस रूल्स ऑफ द आर्मी। तो गवर्नमेंट ने सर्विस रूल्स जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के उसको अमेंड किया है, अलाउइंग रिटायर्ड सरफेस चीफ्स और 3 स्टार ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर द कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट। तो पहले 4 स्टार या 5 स्टार जनरल को ही हम CDS बनाने की पोस्ट दी जा सकती थी या CDS की पोस्ट दी जा सकती थी। अब इसको घटाकर 3 स्टार जनरल की भी कर दी गई है कि जो 3 स्टार ऑफिसर होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से सीनियर मोस्ट, उसको CDS बनाया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट अपॉइंट एज CDS एन ऑफिसर हु इज सर्विंग एज LG। या अब CDS किसको अपॉइंट किया जा सकता है, उस पर्सन को किया जा सकता है या तो जिसने लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में काम किया हो या जनरल के रूप में काम किया हो या एक ऑफिसर के रूप में काम किया हो जो कि लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल की रैंक से रिटायर हुआ हो लेकिन उसने 62 ईयर्स की एज अटेन नहीं की हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 62 ईयर्स तक की एज उसकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है बैड बैंक से लेके। बैड बैंक क्या है, ये कोई ऐसे गंदा बैंक नहीं है। ये बैड बैंक जो है ये जो लोगों की गंदी करतूतें हैं उसको छुपाने के लिए एक बैंक बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, इकनॉमी की न्यूज़ है, सरकार द्वारा एक बैंक ऐसा बनाया गया है जो भी
लोग भारत से पैसा लेके भाग गए हैं या डिफ़ॉल्ट कर गए हैं लोन पे, जो उन्होंने पीएनबी से, एसबीआई से या अलग अलग बैंकों से भारत के लोन लिया है और उसको उसकी किस्त नहीं चुका रहे हैं, और जिस वजह से बैंक के हाथ बंद गए हैं कि बैंक आगे लोगों को लोन नहीं दे पा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि बैंक अपने लोन एक कंपनी को दे देगा जिसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हम कहेंगे या बैड बैंक कहेंगे सिंपली लैंग्वेज में। अब उस बैड बैंक का काम या जो स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो कंपनी बनाई गई है, उसका काम रहेगा कि भाई वो जो है जितना भी पैसा लोगों ने मारा है यानी कि लोन नहीं चुका रहे हैं, उनका पैसा वो निकलवाए, और बैंकों को फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो आगे अपना लोन दे सकें, लोगों को लोन दे सकें जो जो बैंकों के हाथ बंधे हुए थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है अलॉन्ग विद द इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी विल टेक ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। कि पहले सेट ऑफ बैड लोन्स यानी कि वो बैड लोन्स यानी कि वो लोन जिनको लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिनको लोगों ने किस्त जमा नहीं की बैंकों को, तो बैंक जो है अपने वो लोन जो है इस कंपनी को दे देंगे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देंगे, और वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ इंडियन बैंक्स हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। ये मानने की बात है कि जो इंडियन बैंक्स की बैलेंस शीट्स हैं उसकी हेल्थ जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने थोड़ा सा, जब सरकार ने सख्ताई करी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 का आया, उसके बाद से लेके थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है जिसमें लोगों ने पैसा अपना दिया है जो उन्होंने लोन ले रखा था। has improved significantly over the last few years with their gross non-performing assets, जिसकी पीक 11.2% पहुंच गई थी फाइनेंशियल ईयर 2018 में, तो उसको घटकर 6.9% रह गया है क्वार्टर सेकंड जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 का। तो जो ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, यानी कि एसेट का मतलब होता है वो पूंजी, और जो कि नॉन परफॉर्मिंग है यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि मेरी पूंजी होते हुए भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। यानी कि जो एक बैंक लोन देता है वो बैंक लोन जो है वो बैंक के लिए पूंजी होती है, क्योंकि बैंक सोचता है जब वो किसी पर्सन को लोन दे रहा है कि ये जब मैं इसको लोन दे रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद ये मुझे रिटर्न देगा, तो लोन का अमाउंट तो देगा ही, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगा मुझको। लेकिन अगर वो पर्सन उस लोन को दे ही ना या उसकी इंस्टॉलमेंट ही पे ना करे, इसका मतलब वो जो जो लोन था वो एसेट होते हुए भी कैसा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया, यानी कि उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो अ बैड बैंक इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैड बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल एंटिटी बनाई गई है सरकार द्वारा जो इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक से खरीदेगा या बैड लोन्स खरीदेगा इन बैंकों से। एम ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक इज़ टू हेल्प ईज द बर्डन ऑन बैंक्स बाय टेकिंग बैड लोन्स ऑफ देयर बैलेंस शीट्स। कि इस जो बैड बैंक बनाने की जो स्कीम है या बैड बैंक बनाने का जो तरीका है वो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि बैंकों की बैलेंस शीट से जो उनके बैड लोन्स हैं उनको ख़त्म कर सकें और उनकी बैलेंस शीट को क्लीन दिखाया जा सके। ये कुछ ऐसी ही बात है कि जिस तरह से कि एक पर्सन से उसको एक काम ना दे के या जो एक काम वो कर रहा था उससे वो छीन के उसको दूसरा काम भी ना करने दें। तो यानी कि अगर बैंकों को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनका लोन उनके हाथ से ले रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि भैया आप ठीक है, आप लोन अब हम आपको फ्री कर देते हैं और आप दूसरे लोगों को लोन दे दो। तो अब आगे ऐसी ही स्थिति बनती रहेगी कि आगे जो लोग होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी बैंकों के लोन को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं and get them to lend and again to customers without constraints. So after the purchase of a bad loan from a bank, the bad bank may later try to restructure and sell the NPA to investors who might be interested in purchasing it. तो अब बैड बैंक का काम यही होगा कि उन्होंने पहले तो बैंक से बैड लोन्स ले लिए, अब उसको वो रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। A bad bank makes a profit in its operation if it manages to sell the loan at a price higher than what it paid to acquire the loan. अब बैड बैंक जो है इसी में पैसे कमा सकता है। ये जो कंपनी बनाई जा रही है नेशनल एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी इस या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इसका काम क्या होगा या इसका बेनिफिट कब हो सकता है, ये जिस तरह से जो लोन खरीदेगी बैंकों से, मान लेते हैं इसने कुछ लोन पीएनबी से ख़रीदा या एसबीआई से ख़रीदा जो उनका बैड लोन था, अब उस जिस दाम पे उसने ख़रीदा है अगर उससे महंगे दाम पे ये उस लोन को बेच पाएगी ये कंपनी यानी कि जो बैड बैंक है, तो इसमें बैड बैंक का भी मुनाफा होगा। तो जनरेटिंग प्रॉफिट इज़ यूजुअली नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैड बैंक। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि जब वो बैंकों से ही नहीं सुधर रहा तो ये इस कंपनी से क्या सुधरेगा। तो बैड बैंक का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका प्राइमरी पर्पस तो ये है कि ये बैंक के जो लोन्स हैं ये कुछ सेटल हो जाए और कुछ पैसा यहाँ से लोगों से निकल के आ जाए।
आइडिया ऑफ अ बैड बैंक जो है ये कई सारी कंट्रीज़ में ट्राई हो चुका है, ऐसा नहीं है कि भारत पहला कंट्री जो ये ट्राई कर रहा है। तो यूएस, जर्मनी, जापान और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी पास्ट में इस तरीके को अपना चुके हैं। द ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम, एक ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम यानी कि TARP के नाम से चलाया गया था यूएस में, जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद वहाँ पे चलाया गया था। मैनी क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स विद द आइडिया ऑफ बैड बैंक। कई लोगों ने इसका बैड बैंक का जो आइडिया है उसका क्रिटिक किया है, जिसमें रघुराम राजन जो हैं बहुत ही एक फियर्सेस्ट क्रिटिक हैं, जिनका कहना ये है कि ये बहुत ही गलत स्कीम है। आर्ग्यूइंग दैट अ बैड बैंक बाय द गवर्नमेंट विल मेयरली शिफ्ट बैड एसेट्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू द हैंड्स ऑफ अ बैड बैंक विच इज़ अगेन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो रघुराम राजन का कहना ये है कि जो जो फॉर्मर RBI गवर्नर रहे हैं कि ये जो एक आइडिया है बैड बैंक का, ये एक फालतू का आइडिया है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहले लोन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास थे जो कि गवर्नमेंट के हाथ में था, अब वही लोन सारे जो बैड लोन्स हैं वो अब एक ऐसी कंपनी के हाथ में जो वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? तो रघुराम राजन का कहना ये है, तो ये एक सिर्फ आई वॉशर है, यानी कि लोगों को एक ये दिखाया जा रहा है या बैंकों को ये दिखाया जा रहा है, बैंकों की बैलेंस शीट साफ करके कि ये बैंक्स बहुत हेल्दी हैं, बैंक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन असली बात ये है कि बैंक बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है RFID के ऊपर कि अमरनाथ के जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि अमरनाथ यात्रा जो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में पिलग्रिम्स, उनको RFID टैग लगाया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए। द डिसीजन टू ट्रैक ऑल अमरनाथ यात्रीज बी यूजिंग RFID टैग्स वॉज टेकन एमिड हाइटेंड सिक्योरिटी थ्रेट टू द पिलग्रिमेज। यानी कि वहाँ पे जो यात्रा चल रही है उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि वहाँ पे सुरक्षा को कुछ हानि हो सकती है, इस वजह से RFID टैग लगाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये तो सिंपल एक न्यूज़ थी, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, हमें वो देखना है। तो RFID अपने आप में एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड रीडर्स। में कुछ टैग्स होते हैं, रीडर्स होते हैं। रेडियो वेव्स आर यूज टू कम्युनिकेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना गाइज। स्टेटमेंट के साथ या ये पूछ लेगा आपसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या RFID में कौन सी वेव्स यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्लिक आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल टू नियर बाय रीडर्स या डिवाइसेस दैट कैन बी हैंडहेल्ड और बिल्ट इनटू फिक्स्ड पोजीशंस लाइक पोल्स और बिल्डिंग्स। द टैग्स कैन कैरी एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। जो टैग्स हैं वो एक एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, सीरियल नंबर्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। देयर आर ऑल्सो हाई मेमोरी टैग्स लाइक द वंस डिजाइन फॉर यूज इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो एविएशन इंडस्ट्री में RFID टैग्स बहुत बड़े स्केल पे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या RFID टैग्स अलग अलग तरह के होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, RFID टैग्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव RFID टैग्स और एक होते हैं पैसिव RFID टैग्स। तो एक्टिव टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनके पास खुद का पावर सोर्स होता है, जैसे कि उसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है। एक्टिव टैग्स कैन पिंग इन्फॉर्मेशन एवरी फ्यू सेकंड्स। तो एक्टिव टैग्स जो होंगे वो कुछ कुछ देर में आपको कुछ टाइम के बाद, आपको कुछ सेकंड्स के बाद एक बीकन जलता रहेगा उसमें और आपको इन्फॉर्मेशन, लाइव इन्फॉर्मेशन वो देते रहेंगे। और दे कैन गेट एक्टिवेटेड व्हेन अ रीडर इज़ इन द प्रॉक्सिमिटी। जो पैसिव RFID है ऑन द अदर हैंड आर एक्टिवेटेड थ्रू द रीडर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इट ट्रांसमिट्स। तो दिस इज़ इनफ पावर फॉर द टैग टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बैक टू द रीडर। तो ये इस एनर्जी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वो एक रीडर के पास अपनी इन्फॉर्मेशन भेज देगा। एक्टिव टैग्स हैव अ लॉन्गर रीड रेंज। तो जो एक्टिव टैग्स हैं उनकी रीड रेंज ज़्यादा होती है, अराउंड 300 फीट होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के RFID टैग्स होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ डू RFID वर्क, RFID काम कैसे करते हैं? तो एक ये इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ होता है इसमें, तो उसकी मदद से ये काम करते हैं। एक एंटीना होता है जो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है विद अ रीडर यूजिंग रेडियो वेव्स एट सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मैसेज सेंड बैक बाय द टैग इन द फॉर्म और रेडियो वेव्स इज ट्रांसलेटेड इनटू डेटा। उसको डेटा में ट्रांसलेट कर लिया जाता है एंड एनालाइज्ड बाय द होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। अनलाइक बारकोड्स RFID डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। RFID को डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, या उसकी ज़रूरत नहीं है इसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि आपकी नज़र के सामने वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। यानी कि अगर आपकी नज़र के सामने भी कोई चीज़ नहीं है और उसके आसपास है तो भी वो चीज़ RFID से चल सकती है। तो RFID जो है आजकल हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल है RFID का जो यूज़ हो रहा है आजकल, वो हो रहा है टोल प्लाजाज में। यानी कि आपकी कार के विंडशील्ड पे जो आगे एक टैग लगा रहता है, जिसके वजह से जब आप टोल पे जाते हैं और ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, तो वो जो पैसे डेबिट हो रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कर रही है टोल्स पे, वो RFID टेक्नोलॉजी ही काम कर रही है। तो करंटली फास्टैग्स बीइंग यूज्ड फॉर टोल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
नेक्स्ट बात आ रही है सेलर टनल की। तो सेलर टनल ओपन होने वाली है अरुणाचल में। तो जो स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट सेलर टनल है, जो सेलर टनल का प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वो कंप्लीशन के आसपास है, यानी कि वो कंप्लीट होने वाला है। तो सेलर टनल जो कि 13,000 फीट पे बन रही है, विल बूस्ट ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट कर रहा है BRO, इंक्लूड 2 टनल्स एंड अ लिंक रोड। तो उसमें 2 टनल बनेंगी और एक लिंक रोड बनेगी। इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, तो आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि जिस टाइम पे तवांग एरिया में या सेलर टनल के पास बर्फ़ पड़ा करती थी, वो अब उसके वजह से जो रास्ता बंद रहता था कुछ महीने, वो रास्ता बंद नहीं रहेगा। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग एंड अदर forward areas in the sector will be the most important advantage that the project promises. At the moment, सेला पास stays closed for a few winter months। तो अभी कुछ टाइम के लिए, या हाल फिलहाल अभी क्या होता है कि सेला पास सर्दियों के महीने में कुछ टाइम बंद रहता है, जिस टाइम पे वहाँ बर्फ़ पड़ती है। The project will provide a new alignment on the access towards the LAC and allow movement of military and civil vehicles। तो अब मिलिट्री व्हीकल, सिविल व्हीकल सब वहाँ पे जा सकते हैं और 12 महीने जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अगर हम न्यूज़ देखें या साइंस से न्यूज़ देखें, तो व्हाट अ चाइल्ड्स टू टेल्स अबाउट आर एंशिएंट कजिन्स, यानी कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग बहुत पहले जा चुके हैं, यानी कि जो होमोसेपियंस हैं, यानी कि जो इंसान की प्रजाति है, उसमें जो बहुत पहले, आज से कई लाख साल पहले जो इवॉल्व हुए थे इंसान, जिस जिस तरह से इंसान इवॉल्व हुए हैं उसकी बात की जा रही है, यानी कि डेनिसोवान्स की बात की जा रही है। तो लाओस जो कि एक साउथ एशिया का कंट्री है या साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, तो लाओस की गुफाओं में एक दांत मिला है एक बच्चे का, जिस वो लड़की जो है मानी जा रही है कि वो एक डेनिसोवान गर्ल है। ये डेनिसोवान के ऊपर 2020 के, जो अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देखेंगे, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स ने 2020 में डेनिसोवान के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि ये यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लाओस की केव में डेनिसोवान गर्ल का एक दांत मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि ये 1,60,000 से लेके 1,30,000 साल पुराना हो सकता है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा समय है। तो लिटिल इज़ नोन ऑफ डेनिसोवान्स। तो अगर अभी हम देखें तो हमें डेनिसोवान्स के बारे में बहुत कम पता है। ये फाइंड, ये जो अभी ये मिली है, जो दांत मिला है, ये हमें ये बताता है शेड्स न्यू लाइट ऑन देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ कहाँ पे रहते थे। अडेप्टेबिलिटी, क्या चीज़ की उनके पास अडेप्टेबिलिटी थी, एंड इंटरब्रीडिंग विद द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। और ये भी बात की जा रही है कि उन्होंने अगर इंटरब्रीडिंग की होगी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके एंसेस्टर से। तो साउथ ईस्ट एशिया वाज वंस होम टू डेनिसोवान। तो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो आज का कंबोडिया, लाओस और वियतनाम वाले जो एरियाज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो किसी टाइम पे डेनिसोवान का घर हुआ करते थे। दोज एंशिएंट कजिन्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस अबाउट हुम मच रिमेन्स टू बी नोन, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता करना है अभी। द फर्स्ट फिजिकल एविडेंस हैज़ इमर्ज्ड एंड हैज़ बीन वेरीफाइड। जो एक विजडम टूथ मिला है चाइल्ड का, बच्चे का, वो माना जा रहा है कि वो एक लड़की होगी। और तो डेनिसोवान्स कौन है अगर हम देखें तो दे लिव्ड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो, कई साल पहले रहे हैं यहाँ पे, कई लाख साल पहले, को एग्जिस्टिंग विद नींडरथल्स। तो जो कुछ रीजन में नींडरथल्स थे, कुछ रीजन में डेनिसोवान्स थे, तो उनके साथ वो को एग्जिस्ट करते थे। एंड इंटरब्रीडिंग विद अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस इन सम केसेस, और कुछ केसेस में उन्होंने जो अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस थे उनके साथ में इंटरब्रीड किया। दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट स्पीशीज़ इन 2010। तो डेनिसोवान्स को सबसे पहले 2010 में एक सेपरेट स्पीशी माना गया, फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ अ फ्रेगमेंट ऑफ अ फिंगर बोन एंड 2 टीथ डेटिंग बैक टू अबाउट 40,000 ईयर्स अगो इन द डेनिसोवान केव इन साइबेरिया। तो साइबेरिया में भी डेनिसोवान केव मिली है। माबा या हार्बिन जो है चाइना से, ये भी, इनको भी डेनिसोवान्स कहा जाता है। नींडरथल्स आर अडेप्टेड टू वेस्टर्न यूरेशिया। तो जो नींडरथल्स हैं ये वेस्टर्न यूरेशिया के अडेप्टेड हैं या कोल्ड रीजन्स के अडेप्टेड हैं, वेराज डेनिसोवान्स जो हैं ये ईस्ट एशिया मिलते हैं, फार ईस्ट एशिया में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नींडरथल्स मिलते हैं यूरेशिया में, यानी कि यूरोप के कुछ पार्ट में, और डेनिसोवान्स मिलते हैं एशिया के अंदर। सो फार इट वाज नोन दैट डेनिसोवान्स वर ओनली फाउंड इन कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन। तो अब तक ये माना जाता था कि डेनिसोवान सिर्फ ठंडे इलाकों में और ऊंची जो जगहें हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे वहीं पाए जाते थे, सच एज इन साइबेरिया एंड द हिमालय, जैसे कि साइबेरिया में या हिमालयाज में। तो माउंटेन ई डेब्रीज, ये कहने में आपको ध्यान रखना है कि जो ई डेब्री है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं कि ये डेटा कुछ फ्लॉड है या जनरेशन वर्सेस कलेक्शन की बात की जा रही है। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब करीब 1,000 किलो टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ 2019-20 में भारत के अंदर, जो कि अपना में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पर आपको क्या देखनी है
कि अलग अलग मेटल से जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके अंदर से कौन कौन सी टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं। तो अगर मैं लीड की बात करूं या लेड की बात करूं, तो जो लेड है वो यूज़ कहाँ होता है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यूज़ होता है, लाइट बल्ब्स में, टेलीविजन्स में, बैटरीज में। और उसका टॉक्सिक इफेक्ट कहाँ है, न्यूरो डेवलपमेंट पे, यानी कि दिमाग पे बहुत असर होता है, रीनल, कार्डियोवैस्कुलर और रिप्रोडक्टिव चीज़ों में उसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है अगर लेड बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर कैडमियम का इस्तेमाल होता है प्रिंटर की इंक्स में, टोनर में, स्विचेस में, स्प्रिंग्स में, सर्किट बोर्ड, बैटरी डिटेक्टर, मोबाइल फ़ोन्स में, और ये रीनल और बोन के लिए बहुत हानिकारक है। मरकरी का इस्तेमाल स्विचेस में, थर्मोस्टेट, मॉनिटर, एलसीडी स्क्रीन्स में, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल के लिए है। यानी कि अगर किसी पर्सन के अंदर मरकरी चला जाता है, पारा चला जाता है बॉडी में, तो उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, यानी ख़त्म होने शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निकल। ये बैटरी में, कैथोड रे ट्यूब्स में इससे एलर्जी हो जाती है, लीवर ख़राब होता है। लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल होता है, लंग डैमेज है इसमें। बेरियम जो है कैथोड रे ट्यूब्स में, फ्लोरोसेंट लैंप्स में, ये भी न्यूरो डिजनरेटिव है। और फिर बेरिलियम की बात करें तो ये कंप्यूटर में, एक्सरे मशीन्स में, इन सब में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से भी कैंसर और लंग डिजीज़ होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मेटल से कौन सा मेटल किस कंपोनेंट में इस्तेमाल होता है। यानी कि जो आजकल की जो लाइफ चल रही है, जिसमें हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेटल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, यानी कि वो जो इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे वो कहाँ पे करता है। अगर हम रीजन की बात करें न्यूज़ में, तो एक न्यूज़ में रीजन है दारफूर रीजन। तो ये दारफूर रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जिस तरह से अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 5 जून को, उसमें सवाल ये पूछ लिया गया कि लिवांट रीजन जो है ये कहाँ पे कहाँ माना जाता है, या लिवांत रीजन का एरिया कौन सा है। तो लिवांत रीजन बहुत टाइम से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ते आ रहे हैं कि जो आईसिस है, यानी कि जो आईसिस है उसकी एक ब्रांच आती है आईसिस, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान और लेवांत, यानी ISKL। तो अब सवाल उन्होंने ये पूछा कि ये जो लेवांत है ये कौन सा रीजन है पूरे दुनिया में। तो इसी तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि दारफूर रीजन कौन सा है, ऐसे करके कुछ भी सवाल पूछा सकता है, हमें पता होना चाहिए। तो दारफूर रीजन सूडान का जो क्षेत्र है, जो कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, यहाँ पे हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो सूडान और साउथ सूडान, जब 2011 में साउथ सूडान नया देश बना, तो सूडान के अंदर एक रीजन आता है, ये वाला जो रीजन है ये दारफूर रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन और आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो ये जो स्कीम है वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने 2000 में एक स्कीम लॉन्च की, जिससे कि हाईली सब्सिडाइज्ड फूड, यानी कि बहुत ही कम पैसों पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, यानी कि सबसे गरीबी जो फैमिलीज होती हैं उनको। उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। यानी कि जो बिल्कुल अंत में जो लोग खड़े हैं, पंक्ति के अंत में जो लोग खड़े हैं, उनके लिए अन्न देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ FSSAI। एक FSSAI का इनिशिएटिव है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर ऑयल यूसेज इन कुकिंग। कि खाना बनाने में ऑयल का जो यूसेज है, जो कि बाहर रेस्टोरेंट्स हैं या ठेली वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, वो तेल किस तरह से मैनेज करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है रूको, यानी कि रीपर्पज़ यूज्ड कुकिंग ऑयल। फिर इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस जो है वॉज फाउंड बाय द FSSAI टू हेल्प सॉल्व इंडियाज़ फूड वेस्टेज, कि भारत की जो फूड वेस्टेज और हंगर क्राइसिस है, बाय वर्किंग विद वेरियस पार्टनर नेशंस। तो मोटो क्या है IFSA का, तो IFSA का मोटो है सेफ फूड, शेयर फूड और शेयर जॉय। द मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम ये सबको पता है कि तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। तो विच स्कूल इन द स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द स्कीम एज अर्ली एज 1925 में ही एक मिड डे मील तरह की स्कीम को अपनाया गया था तमिलनाडु में। तो वो है सौराष्ट्र बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है। तो विलेज लेवल फीमेल हेल्थ वर्कर्स इन इंडिया हु आर नोन एज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सनस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सेंटर्स। तो ये पूछा जा रहा है कि जो विलेज लेवल पे जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सनस के रूप में जानी जाती है बिटवीन कम्युनिटी एंड द हेल्थ सर्विसेज, इनिशियली ट्रेन की गई थी उनको मिडवाइफरी में, मदर के रूप में और चाइल्ड हेल्थ के लिए। 1975 में श्रीवास्तव कमेटी ने रिकमेंड किया एक्सपेंशन ऑफ द वर्कर्स रोल्स टू इंक्लूड चाइल्ड हेल्थ। तो उनको क्या कहा जाता है, इनको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, यानी कि ANM कहा जाता है। फिर CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है दैट हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सही बात है कि भारत के अंदर CSIR जो है वो एक लार्जेस्ट रिसर्च और एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ द फूड रिलेटेड बॉडी अंडर CSI। तो पूछा जा रहा है आपसे कि CSIR के अंदर कौन सी एक फूड रिलेटेड बॉडी है जो एंगेज है इन रिसर्च इन द प्रोडक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, कि फूड के प्रोडक्शन में और हैंडलिंग में वो एंगेज है। वो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है।
नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 जून। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि प्रपोज किया गया था 92 में और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच कॉमनवेल्थ कंट्री मोटेड द आइडिया। तो 1992 में ये जो वर्ल्ड ओशन डे का जो आइडिया था किसने दिया था, ये कनाडा ने दिया था। और फ्रॉम द स्कूल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स अगर हम देखें तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। तो 71% तो पानी से ओशन से कवर है, 29% लैंड है। और दुनिया का कितना पानी ऐसा है जो कि ओशन में पाया जाता है, 97% पानी ऐसा है जो कि ओशन में पाया जाता है, यानी कि नमक का पानी है, खारा पानी है। यानी कि सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो कि पीने योग्य है। टू विच फेमस साइंटिफिक विजनरी एंड राइटर इज दिस कोट एट्रीब्यूटेड, कि हाउ इनअप्रोप्रिएट टू कॉल द प्लैनेट अर्थ व्हेन इट इज क्लियरली ओशन, कि इसको हम कैसे अर्थ कहें जब ये पूरा ओशन है। तो ये आर्थर सी क्लार्क ने कहा था। ट्रेडिशनली जोग्राफर्स हैड डिवाइडेड द बॉडीज़ ऑफ वाटर इनटू 4 ओशन। तो अगर हम देखें तो जोग्राफर्स ने डिवाइड किया था बॉडीज़ ऑफ वाटर को इनकी 4 ओशंस में किया था। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वाटर्स अराउंड अंटार्कटिका वाज आल्सो मेड एन ओशन। तो वैसे तो शुरू में 4 ओशंस थे, बाद में अंटार्कटिका के आसपास का जो पानी था उसको भी एक ओशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि आपको 5 ओशन के नाम बताने, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, आर्कटिक और सदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी महासागर। फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो इनलैंड सी है, यानी कि जो ज़मीन के बीचों बीच है, जिसके चारों तरफ ज़मीन है, तो वो कौन सा है, वो कैस्पियन सी है, जिसको सॉल्टिएस्ट सी माना जा रहा है, जो कि एक ओशन से कनेक्टेड है। इट्स कॉमन इंग्लिश नेम इज़ अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन टू इट्स एंशिएंट ग्रीक नेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम है रेड सी। फिर व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द पोर्शन ऑफ एन ओशन, जो कि 2000 मीटर से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक होता है, इसको हम एबेसल जोन कहते हैं। ये लार्जेस्ट इन्वायरमेंट होता है अर्थ लाइफ का, एज इट कवर 60% ऑफ द ग्लोबल सरफेस और 83% ओशंस में, तो इसको हम एबेसल जोन कहते हैं। और कौन सा फेमस एक्सप्लोरर है जो विच गेव द लार्जेस्ट ओशन इट्स नेम। तो लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन को नाम पैसिफिक ओशन किसने दिया, वो दिया फर्दिनांद मैजेलान ने। तो दैट्स इट। तो ये है 9 जून के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी इंप्रूवमेंट आपको बताना है तो वो 9 जून वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ भी, अगर आपको इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।